हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो पूछा गया है कि मोटिवेशन की जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई है। तो जो आपकी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है ये हल के द्वारा दी गई है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर इज। तो आपसे पूछा गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टीचर के लिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, कौन सी है। अब यदि हम एज अ टीचर बात करें तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये टीचर को हेल्प करती है अपने स्टूडेंट्स को समझने में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज। तो आपसे पूछा गया है कि बिहेवियर को स्टडी करने का सबसे साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है। तो जो मेथड सबसे साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव है वो है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब यदि हम बात करें एक्सपेरिमेंटल मेथड की तो यहाँ पर लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए किए जाते हैं। मतलब कि किन्हीं भी दो इवेंट्स या फिर वेरिएबल के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंक्लूड्स द डाटा कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से किस में ऐसा डाटा जो कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल डेवलपमेंट से जुड़ा होता है उससे रिलेटेड जानकारी इनमें से किस में होती है। तो जो आपकी केस स्टडी है यहाँ पर हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारी एजुकेशनल डेवलपमेंट, हर तरह का डेटा यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केस स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। तो आपसे पूछा गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है एक अप्लाइड साइंस है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एंड अप्लाइड साइंस। जो साइकोलॉजी है इसकी दो ब्रॉड ब्रांचेस होती हैं, प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस। जो आपकी प्योर साइंस है ये हमें थ्योरी और फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है। और जो आपकी अप्लाइड साइंस है यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, थ्योरीज को, मेथड्स को एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई करते हैं। मतलब कि प्रैक्टिकली हम उन्हें अप्लाई करते हैं। तो जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये क्या है, एक अप्लाइड साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज सेड टू बी दी साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो आपसे पूछा गया है कि साइकोलॉजी किस चीज की साइंटिफिक स्टडी है। तो ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं दैट इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट। तो आपसे पूछा गया है कि जो सीरियल पोजीशन इफेक्ट टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है। अब ये जो टर्म है इस पर हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सीरियल पोजीशन इफेक्ट है ये एक टेंडेंसी है जहां पर हम किसी लिस्ट के फर्स्ट और लास्ट में जो आइटम्स होती है हम उन्हें ज्यादा एक्यूरेटली रिकॉल कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द आइटम जो कि आपके लिस्ट के मिडिल में होती है। और ये जो टर्म है सीरियल पोजीशन इफेक्ट, इस टर्म को हरमन एबिनॉस के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हरमन एबिनॉस। अब यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो जो सिगमंड फ्रॉइड हैं इन्हें फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कहा जाता है। और जो आपके विलियम वुंड हैं इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जो विलियम जेम्स है इन्होंने फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को फाउंड किया था और इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम की एक बुक भी लिखी है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग अ पोएम। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से किस मेथड का इस्तेमाल पोएम को मेमोराइज करने के लिए किया जाता है। तो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस है इसका इस्तेमाल किया जाता है पोएम को मेमोराइज करने के लिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस।
जो यह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस है, इसे हम स्पेस्ड प्रैक्टिस या फिर स्पेस्ड रेपिटेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या है, काफी लंबे समय तक छोटे छोटे सेशंस में प्रैक्टिस की जाती है और जितने भी सेशंस होते हैं उनके बीच में आपको काफी स्पेस देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस है, इसका यूज किया जाता है पोएम को मेमोराइज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। आपसे पूछा गया है कि साइकोएनालिसिस के जनक कौन है। तो हम जानते हैं कि जो सिगमंड फ्रॉयड है या आपके फादर ऑफ साइकोएनालिसिस हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी। तो हम जानते हैं कि भारत में सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लेप्जिग जर्मनी में एस्टेब्लिश की गई थी और उसे विलियम वुंड के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। और यदि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया में सबसे पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश की गई थी। और यदि हम बात करें कि किसके अंडर एस्टेब्लिश की गई थी, तो ये एन सेन गुप्ता के अंडर एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो आपसे पूछा गया है कि इंटेलिजेंस की सिंगल फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो हमें पता है कि जो आपकी सिंगल फैक्टर थ्योरी है ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बीने। इसी के साथ आपको इनके बारे में एक और बात याद रखनी है कि जो अल्फ्रेड बीने हैं, इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है और इसी के साथ जो आपका मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो भी इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्केटाइप इज द टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद। तो आपसे पूछा गया है कि जो आर्केटाइप टर्मिनोलॉजी है वो किसके साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आर्केटाइप्स की। So archetypes are universal, inborn models of people, behavior or personality that plays a role in influencing human behavior. मतलब कि जो आर्केटाइप्स है ये यूनिवर्सल होते हैं एंड दीज आर इनबॉर्न मॉडल्स ऑफ पीपल, बिहेवियर और पर्सनैलिटी जो कि हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो टर्म है आर्केटाइप, इसे कार्ल जंग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो स्किनर है वो आपके बिहेवियरिज्म से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर। इनके अलावा यदि हम और साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो जो इवान पावलोव हैं, ई.एल. थॉर्नडाइक हैं, जे.वी. वॉटसन हैं, ये सारे आपके बिहेवियरिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो पूछा गया है कि साइकोलॉजी के अध्ययन की कौन सी विधि, मतलब कि वो कौन सा मेथड है जहां पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफेक्ट्स को डिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर एसोसिएटेड विद। तो आपसे पूछा गया है कि जो इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जैसे कॉन्सेप्ट है वो इसमें से किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं आपके स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरलिज्म। जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसे आपके विलियम वुंड के द्वारा फाउंड किया गया था और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल किया और यहाँ पर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू स्टडी किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रक्चरलिज्म। अब यदि हम यहाँ पर दिए गए और ऑप्शंस की बात करें तो जो आपका फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है इसके फाउंडर विलियम जेम्स हैं और जो आपका बिहेवियरिज्म है, मतलब कि जो आपका बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसके फाउंडर जे.वी. वॉटसन हैं और जो आपका जेस्टाल्ट साइकोलॉजी है इसके फादर मैक्स वर्दमेयर को माना जाता है। इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द गोल ऑफ सोशल कोग्निटिव थेरेपी इज बेसिकली। तो आपसे पूछा गया है कि सोशल कोग्निटिव थेरेपी का गोल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्फ रेगुलेशन। ये जो आपकी सोशल कोग्निटिव थेरेपी है इसका गोल क्या है, इसका गोल है सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। तो आपसे पूछा गया है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो ये जो आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी है इसे अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी इज लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक। तो जो आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है इससे सबसे कम डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच माना जाता है, क्योंकि ये जो अप्रोच है ये पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ह्यूमन की फ्री विल पर एम्फसाइज करती है, उस पर काफी जोर डालती है। तो उस वजह से इस अप्रोच को सबसे कम डिटर्मिनिस्टिक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो आपको बताना है कि फ्रॉइड की जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है उसके अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इस थ्योरी के अनुसार जो इसमें से सही स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन सी दैट द ईगो ओबेज द रियलिटी प्रिंसिपल। ये जो आपका ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसको ओबे करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इड और सुपर ईगो की, तो जो आपका इड है यह प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है और जो आपका सुपर ईगो है यह आपका मॉरल प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। तो आपको बताना है कि जो फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस है इसके अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो आपकी फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस है इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट अग्रेशन थ्योरी, और इसका मानना है कि जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो अग्रेशन को प्रोड्यूस करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस अग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा क्लिनिकल प्रोसीजर आपका क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है। तो जो आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है ये आपका क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। जो यह सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है इसे हम ग्रेजुएटेड एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं, और ये एक बिहेवियर थेरेपी है जिसे कि जोसेफ वुल्फ के द्वारा डेवलप किया गया था। और इसका यूज तब किया जाता है जब हम फोबिया या फिर किसी एंजाइटी डिसऑर्डर को क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू मेंटेन करते हैं, ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज। तो आपसे पूछा गया है कि हम इंटेलिजेंस को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो इंटेलिजेंस है ये हमारी एब्स्ट्रैक्टली सोचने की योग्यता है और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने की एबिलिटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टॉल्ट थ्योरी एम्फसाइज्ड। तो आपसे पूछा गया है कि जो गेस्टॉल्ट थ्योरी है वो किस चीज पर जोर डालती है, एम्फसाइज करती है। तो जो आपकी गेस्टॉल्ट थ्योरी है ये हमारी प्रतिरूप देखने की प्रवृत्ति पर जोर डालती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवर टेंडेंसी टू सी पैटर्न्स। अब जब भी हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम चीज़ों को एज अ होल देखने की ट्राई करते हैं, उन्हें समझते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ के पूर्ण भाग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू कि उसके कंपोनेंट्स के, पार्ट्स के। तो जो आपका गेस्टॉल्ट थ्योरी है यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरे पैटर्न्स को, कॉन्फ़िगरेशन को एज अ होल परसीव करता है, उन्हें समझता है, ना कि उनके कंपोनेंट्स को वो इतनी इंपॉर्टेंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलर लेयर इल्यूजन इज लाइकली टू अकर मोर इन कल्चर्स कैरेक्टराइज्ड बाय। तो आपको ऐसे कल्चर की विशेषता बतानी है जहां पर मोलर लेयर इल्यूजन होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मोलर लेयर इल्यूजन है वो क्या होता है। तो जो आपका मोलर लेयर इल्यूजन है ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जहां पर दो सेम लेंथ की लाइंस हमें अलग अलग लेंथ की नजर आती है। मतलब कि दोनों लाइन क्या है, सेम लेंथ की होगी, लेकिन हमें देखने से ऐसा लग रहा होगा
कि ये वाली लाइन इस लाइन से ज्यादा लंबी है। तो ये क्या है आपका, ये आपका मोलर लेयर इल्यूजन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल लिविंग इन रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर बिल्डिंग। तो जहां पर लोग रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर बिल्डिंग में रह रहे होंगे, वहां पर मोलर लेयर इल्यूजन होने की संभावना ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडल ऑफ मेमोरी कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी which serve as gateway to long term memory was propounded by। तो आपसे पूछा गया है कि वो मेमोरी का कौन सा मॉडल है जहां पर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए गेटवे का काम करती है। तो आपको बताना है कि ये जो मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो मॉडल है ये आपका एटिंगशन और शिफ्रिन के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एटिंगसन एंड शिफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकवर्ड कंडीशनिंग अकर्स व्हेन। तो आपसे पूछा गया है कि जो बैकवर्ड कंडीशनिंग है वो इनमें से किस सिचुएशन में होती है। तो जो आपकी बैकवर्ड कंडीशनिंग है, यहाँ पर पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस को दिया जाता है और उसके बाद फिर कंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है। यदि हम डॉग वाले एग्जाम्पल की बात करें तो उस केस में क्या होगा, पहले डॉग को खाना दिया जाएगा और फिर उसके बाद बेल बजेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, unconditional stimulus is presented first and conditioned stimulus is presented after the termination of unconditioned stimulus। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which memory is the result of instrumental और मोटर लर्निंग प्रोसेसेस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मेमोरी इंस्ट्रूमेंटल या फिर मोटर लर्निंग प्रोसेस का रिजल्ट है, परिणाम है। तो जो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी है या आपका इंस्ट्रूमेंटल और मोटर लर्निंग प्रोसेस का रिजल्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोसीजरल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ। तो आपसे पूछा गया है कि ऐसे लोग जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन की लेवल पर हो उनका IQ रेंज कितना होगा। तो इनकी जो IQ रेंज है आपकी 35 to 54 रहेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 to 54। अब इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोग जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाली लेवल पर हो उनका IQ रेंज 50 to 70 के बीच में रहता है और मॉडरेट लेवल पर 35-40 से लेके 50 to 55 तक रहता है। और जो आपका सीवियर लेवल है यहाँ पर IQ रेंज 20-25 से लेकर 35 से 40 तक रहता है। और यदि हम प्रोफाउंड लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो IQ है वो आपका बिलो 20 या फिर 25 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिजाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर अ क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ। तो पूछा गया है कि किसी क्लासरूम में स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज को डिजाइन करने के लिए एक टीचर को किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए एक टीचर को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब यदि हम बात करें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की, तो जो आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है यहाँ पर हम बहुत से फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो कि हमारे सिस्टमेटिक चेंजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और जिन्हें कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो आपके डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं ये ह्यूमन की ग्रोथ पर फोकस करते हैं और जो भी लाइफ स्पैन में हमें चेंजेस आए होते हैं उन पर काफी फोकस करते हैं। इसमें फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्रोथ हर चीज को इंक्लूड किया जाता है। तो जो टीचर है उन्हें क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट के हिसाब से किसी भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को वो डिजाइन कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसी के साथ आज की वीडियो में से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नाम की बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपके पास ऑप्शन है विलियम जेम्स, JB वॉटसन, मैक्स वर्दमेयर और सिगमंड फ्रॉयड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।